हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उपभोग फलन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन क्या स्पष्ट करता है। इसका ऑप्शन ए है उपभोग और बचत का संबंध, बी है उपभोग और आय का कार्यात्मक संबंध, सी है निवेश और आय का संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि उपभोग फलन क्या बताता है, सी बराबर ए प्लस बी वाई, मतलब कि ये किस में संबंध बताता है, आय और उपभोग दोनों के बीच के संबंध को बताता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन का समीकरण, उपभोग फलन का समीकरण सी बराबर ए प्लस बी वाई में बी क्या दर्शाता है, स्वायत्त उपभोग को, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, औसत उपभोग प्रवृत्ति को, या कुल आय को। तो इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ जो उपभोग में वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, उपभोग फलन बोलते हैं। तो ये किसको बता रहा है, संबंध को, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध को बता रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शून्य आय स्तर पर उपभोग को क्या कहते हैं। कि जब आय कुछ भी नहीं होती है, मतलब कि y बराबर 0 होती है, तो उपभोग क्या होता है। तो उपभोग जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उपभोग बोलते हैं, शून्य उपभोग बोलते हैं, या स्वायत्त उपभोग या बचत उपभोग बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था इसका सूत्र सी बराबर ए प्लस बी वाई, जिसमें ए हमने क्या पढ़ा था, स्वायत्त उपभोग, जिसको क्या बोलते हैं कि जब आय नहीं होती है या आय शून्य होती है तब भी ये वाला उपभोग तो किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी का सूत्र क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि एमपीसी का सूत्र क्या होता है, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो इसमें से कौन सा है, ये रहा। तो इसका सूत्र क्या हो गया, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है और उपभोग में 80 रुपये की वृद्धि होती है तो एमपीसी क्या होगा। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि एमपीसी का सूत्र क्या होता है, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो इसमें दे रखा है डेल्टा सी, तो मतलब कि उपभोग 80 रुपये, और आय मतलब कि डेल्टा वाई क्या दे रखा है, 100 रुपये। अब इसमें अगर इसको सिंपल तरीके से करें तो 0 से 0 कट जाएगी। फिर 10 का भाग 8 में देंगे तो क्या आएगा, 0.8। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए 0.8। अगला क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी का मान क्या हो सकता है, हमेशा एक से अधिक, एक से बराबर, या एक से कम, हमेशा एक से कम, या हमेशा 0। अब हमने पढ़ा था कि एपीसी किसके बराबर होती है, या तो क्या होगी, वो 1 के बराबर होगी, या 1 से कम होगी, या 1 से ज़्यादा होगी, या 1 से बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछते हैं किन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम किसके बारे में है। आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है लेकिन कम दर से, आय बढ़ने पर उपभोग स्थिर रहता है, आय बढ़ने पर उपभोग घटता है, उपभोग आय पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि किन्स ने क्या सिद्धांत दिया था कि आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है लेकिन कम दर से, क्योंकि हम क्या करते हैं, आय का बचा हुआ कुछ हिस्सा क्या कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं, इसलिए ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन का ढाल या स्लोप क्या दर्शाता है, एपीसी,
एमपीसी या स्वायत्त उपभोग या औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर है बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि उपभोग वक्र की ढाल ये बताती है कि आय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से, मतलब कि आय की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से कितना उपभोग बढ़ता है, मतलब कि जो ये उपभोग है वो कितना बढ़ेगा, वो ही क्या है, एमपीसी है। तो हम क्या देखते हैं उपभोग फलन के ढाल में, एमपीसी के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि इसमें फर्स्ट है एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, एमपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, या सी प्लस एस बराबर वाई, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एपीएस क्या होता है, औसत बचत प्रवृत्ति। तो ये दोनों किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। जैसे अपन ने पढ़ा था कि सी बराबर क्या होता है, वाई प्लस एस, कि क्या उपभोग किसके बराबर होता है, आय और बचत के बराबर। कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि y बराबर सी प्लस एस, कि आय किसके बराबर होती है, आय क्या की जाती है, तो उपभोग कर ली जाती है और बचत कर ली जाती है। तो इसमें ये क्या हो गया, एपीसी मीन्स औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति, ये दोनों किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। 1 मतलब कि y के बराबर होती है। वैसे ही अगर हम एमपीसी देखते हैं, क्या देखते हैं, एमपीसी बराबर औसत उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और एमपीएस क्या होती है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, मतलब कि y के बराबर। और अगला जो मैंने आपको बताया था कि y बराबर क्या होता है, c प्लस एस, तो ये सारे क्या है, राइट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेरित उपभोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, ब्याज की दर पर, आय का स्तर, भविष्य की उम्मीदें, या सरकारी नीति पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आय के स्तर पर, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेरित उपभोग क्या होता है। प्रेरित उपभोग का अर्थ है कि वह उपभोग जो आय में परिवर्तन, मतलब कि आय में परिवर्तन के साथ साथ बदलता है, कि आय बढ़ेगी तो क्या होगा, उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। तो ये किस पर निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे देखते हैं, यदि एपीसी बराबर 0.5 है और एपीएस का मान क्या होगा। तो ऊपर हमने पढ़ा था एपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ये वाला सूत्र पढ़ा था। तो अब इसी के जरिए अपन करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि यदि एपीसी मतलब कि ये 0.5 है, तो एमपीसी 0.5 है, तो क्या एमपीएस क्या होगा, एमपीएस क्या होगा, तो ये जानना है हमें। तो क्या करेंगे, एमपीएस बराबर, अब एपीसी का मान क्या था, 0.5। अब ये एपीसी इधर था तो प्लस में था, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इसमें से ये जाएगा तो क्या आ जाएंगे, 0.5। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, 0.5। तो इसका आंसर क्या है, ई। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे आय बढ़ती है एमपीसी का व्यवहार सामान्यतः कैसा होता है। कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी सीमांत उपभोग फलन का या प्रवृत्ति का व्यवहार कैसा होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, घटता है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे समाज अमीर होता जाता है, बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा बचत में जाने लगता है, इसलिए एमपीसी घटने की प्रवृत्ति रखता है। अब आप इसको ये समझिए कि एमपीसी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो जब आय बढ़ेगी तो आप उसका अधिकतर हिस्सा बचत में करेंगे और उपभोग कम कर देंगे, बचत तो ज़्यादा करेंगे और उपभोग कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एमपीसी घटता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, घटता है। फिर
अगला देखते हैं, उपभोग वक्र का आरंभ बिंदु y अक्ष पर क्या दर्शाता है। कि हमने उपभोग वक्र देखा है, हमने देखा है कि उपभोग वक्र होता है, उसमें y अक्ष पर क्या दिखाया जाता है और x अक्ष पर क्या दिखाया जाता है। उसमें यही पूछ रहा है कि बचत दिखाई जाती है, निवेश दिखाया जाता है, स्वायत्त उपभोग दिखाया जाता है, सीमांत उपभोग दिखाया जाता है। किस पर? y अक्ष पर। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वायत्त उपभोग। क्योंकि हमने देखा था कि जो y अक्ष होता है उसके ऊपर यहाँ पर ये ए दर्शाया जाता है। ए क्या है? स्वायत्त उपभोग है। जो अगर ये आय स्थिर है, मतलब कि कुछ ये आय नहीं हो रही है, जीरो है, तब भी ये उपभोग यहाँ तक तो होगा। ये तो स्वायत्त उपभोग कंपलसरी है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास इनकम का कोई सोर्स हो या ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, स्वायत्त उपभोग। अगला क्वेश्चन है, यदि एपीसी बराबर 1 है तो इसका अर्थ है, इसमें ऐसे पूछ रहा है कि जो एपीसी है, एपीसी मीन्स औसत उपभोग प्रवृत्ति, वो क्या है? 1 है। तो इसका अर्थ क्या है? बचत 0 है, उपभोग आय के बराबर है, उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च कर रहा है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब आपने देखा होगा, अपन ने ऊपर सूत्र पढ़ा था एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, कि वो क्या होती है? 1 के बराबर होती है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि एपीसी ही एक है, मतलब कि ये पूरी 1 है। इसका मतलब क्या है? कि जो आय थी, मतलब कि ये जो आय है वो ही 1 है। अब वो क्या करी जा रही है? पूरी उपभोग कर ली जा रही है। तो क्या होगा? इसमें बचत भी 0 होगी, आय भी फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उपभोग क्या है? आय के बराबर है। और उपभोक्ता क्या कर रहा है? अपनी पूरी आय, मतलब कि जो ये आय है उसको क्या कर रहा है? पूरी तरह से खर्च कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे देखते हैं, विकासशील देशों में उपभोग प्रवृत्ति का स्तर विकसित देशों की तुलना में कैसा होता है। तो इसमें ऑप्शन है कम, अधिक, बराबर या 0। तो इसका आंसर होगा क्या? अधिक। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि विकासशील देशों में उपभोग प्रवृत्ति कैसी होती है विकसित देशों की तुलना में। तो अधिक क्यों है? क्योंकि विकासशील देशों में लोगों की आय का स्तर कम होता है, इसलिए उन्हें अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है? बुनियादी ज़रूरतों में पूरा करना पड़ता है। इसलिए क्या होती है? एपीसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं, उपभोग फलन में वाई किसका प्रतीक होता है? निवेश का, राष्ट्रीय आय का, बचत का, उपभोग का। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को आता होगा। इसका आंसर क्या होगा? वाई किसको दर्शाता है? राष्ट्रीय आय को। अब आगे देखते हैं, अभी ये क्या पूछ रहा है? यदि उपभोग वक्र मूल बिंदु से 45 डिग्री की रेखा के ऊपर स्थित है तो इसका क्या अर्थ है? उपभोग आय से अधिक है, उपभोग आय के बराबर है, उपभोग आय से कम है, बचत धनात्मक है। अब हम इसको रेखा चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अपन पहले चित्र बनाते हैं कि जो ये 45 डिग्री की रेखा है, इससे क्या है? उपभोग वक्र है, वो मूल बिंदु से क्या है? 45 डिग्री की रेखा के ऊपर स्थित है। इससे क्या है? ऊपर स्थित है। तो इसका अर्थ क्या है? कि क्या है? उपभोग आय से अधिक है, क्योंकि आय तो ये रही 45 डिग्री रेखा क्या है? आय रेखा है। और उपभोग रेखा क्या है? ये है। अगर उपभोग रेखा नीचे होती, इसका मतलब ये होता कि आय से कम है उपभोग, लेकिन ये आय से ऊपर है। तो इसका मीन्स क्या हो गया? कि जो ये आय है उससे ज़्यादा क्या है? उपभोग है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपभोग आय से अधिक है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब कि एमपीसी का मान 0 होने का क्या अर्थ है? कि ये सब पूछ रहा है कि एमपीसी होता है, उसका मान अगर 0 हो जाता है तो इसका मीन्स क्या है? उपभोग आय पर निर्भर नहीं है, पूरी आय बचा ली जाती है, आय का कोई भी हिस्सा उपभोग नहीं किया जा रहा, या उपरोक्त सभी। अब इसमें आंसर क्या आएगा? डी। क्यों? क्योंकि
हमने पढ़ा है कि आय होती है उसका एक हिस्सा या उपभोग किया जाता है और एक हिस्सा बचा लिया जाता है। अगर एमपीसी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अगर एमपीसी 0 है मतलब कि उपभोग पे कुछ ही खर्च नहीं किया जा रहा, तो क्या है, या तो वो बचा लिया जा रहा है या क्या है, उपभोग आय पर निर्भर नहीं है। ये क्या है, ये उपभोग ये आय पर निर्भर नहीं है। और क्या है, यह आय का कोई भी हिस्सा उपभोग नहीं किया जा रहा, या फिर ये आय है उसका कोई भी हिस्सा उपभोग नहीं किया जा रहा। क्यों, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब इसको हम नॉर्मली समझें तो जैसे आप अगर अपने घर में, जैसे फीमेल की बात लेके देख लेते हैं कि अगर फीमेल अपने घर में कमा रही है या फिर कोई लड़की है वो कमा रही है, तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के पास रह रही है, तो उसका जो आय है वो क्या की जा रही है, सिर्फ सेविंग की जा रही है, उसमें उपभोग नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या है, सिर्फ बचा ली जा रही है। तो उपभोग का हिस्सा क्या होगा, उसमें 0 होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फिर उपभोग फलन के निर्धारण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, कि जो उपभोग फलन अपन ने पढ़ा था उसमें कौन कौन से तत्व है या कौन सा वो तत्व है जो शामिल नहीं है। आय का स्तर, उपभोक्ता की आदतें, भविष्य की कीमतें, निवेश की मात्रा। अब अपन ने ये सारे रीज़न तो पढ़े थे, लेकिन ये वाला रीज़न नहीं पढ़ा था कि निवेश की मात्रा का उपभोग से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, निवेश की मात्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब C बराबर Y होता है तो उसे क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु, ब्रेक इवन बिंदु, उपभोग बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। अब अपन ने पढ़ा था, मैंने रेखा चित्र से भी आपको समझाया था कि जहाँ पर C बराबर Y होता है मतलब कि उपभोग रेखा 45 डिग्री रेखा या आय रेखा को काटती है, या फिर दोनों वहाँ पर एक बिंदु बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन बिंदु। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। अब मैंने आपको, अगर ये समझ में नहीं आए तो मैंने इसका आंसर भी आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। उपभोग फलन C बराबर F कोष्टक Y किसके बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, उपभोग और निवेश के, उपभोग और आय, उपभोग और बचत। अब इसका सही आंसर क्या होगा, उपभोग और आय के बीच के संबंध को बताता है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें 2 ही फलन है, C और Y। F को हम फलन मानते हैं, तो क्या होगा, इसमें किसके बीच में संबंध बता रहा है, उपभोग और आय के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब आगे देखते हैं। किन्स के अनुसार अल्पकाल में जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे बचत की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बचत घटती है, बचत स्थिर रहती है, या बचत बढ़ती है। अब इसका आंसर क्या होगा कि बचत बढ़ती है, सी। क्यों, क्योंकि किन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि जब किसी व्यक्ति या देश की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में कम गति से। जो हिस्सा खर्च नहीं होता वह बचत में जाता है, इसलिए आय बढ़ने पर बचत की मात्रा हमेशा बढ़ती है। अब अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, सीमा या मान हमेशा किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 10 के बीच में, -0 और 0 के बीच में। तो हमने पढ़ा था कि एमपीसी का मान किसके बराबर होता है, 0 और 1 के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। अब वही अपन ने पढ़ा था ना, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या जानना है, एमपीएस जानना है। तो क्या करें, एमपीसी का मान क्या है, 0.6, तो इसको इधर ले आएंगे। तो 1 में से 0.6 गए तो कितने बचे, 0.4। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, बी। क्या हो गया, एमपीएस का मान क्या होगा, 0.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्ण रोजगार के स्तर पर यदि उपभोग व अचानक बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो इसमें ऑप्शन है मंदी, मुद्रास्फीति या आर्थिक स्थिरता। तो इसका आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति। क्यों? क्योंकि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि देश में अब सभी के पास रोजगार है और अब उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगी? जो चीज़ें हैं जिनकी मांग ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा? उनकी जो क्या होगी, कीमत क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे क्या होगी? मुद्रास्फीति होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मुद्रास्फीति। आगे देखते हैं, जब उपभोग रेखा 45 डिग्री की आय रेखा को काटती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? इसको हमने पहले भी देखा था, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं, ब्रेक इवन बिंदु पर बचत एस का मान कितना होता है? कि जो ये ब्रेक इवन बिंदु होता है यहाँ पर बचत एस क्या होती है? ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक। तो इसका मान क्या होगा? शून्य, बी। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री रेखा को उपभोग रेखा काट रही है तो इसका मतलब क्या है कि आय का जो पूरा हिस्सा है वो क्या कर लिया जा रहा है? उपभोग कर लिया जा रहा है, बचाया नहीं जा रहा है। तो इसलिए क्या होगी? यहाँ पर बचत शून्य होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रेरित उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेरित उपभोग क्या है? बी वाई। ये बढ़ता है या घटता है? ये स्थिर रहता है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर यह बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेरित उपभोग वह खर्च होता है जो सीधे आय पर निर्भर करता है। जब देश या व्यक्ति की आय बढ़ती है तो अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ा लेते हैं, इसलिए आय बढ़ने पर प्रेरित उपभोग भी बढ़ता है। और स्वायत्त उपभोग क्या होता है कि वो आय पर निर्भर नहीं रहता, आय हो चाहे ना हो हमें ये उपभोग करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेरित उपभोग होता है वो क्या होता है? आय पर डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या करता है? बढ़ता है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब हम आगे देखते हैं, अमीर वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसी होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग अपना पैसा क्या करते हैं? उपभोग से ज़्यादा बचत करते हैं या निवेश में लगाते हैं। लेकिन वहीं जो गरीब होगा उसकी जो आय होगी वो उसका अधिकतर हिस्सा किस में लगाएगा? उपभोग में लगाएगा। तो उसकी एमपीसी कैसी होगी? अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, क्या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कभी ऋणात्मक हो सकता है? हाँ, हमेशा नहीं। यह सामान्यतः 0 और 1 के बीच धनात्मक रहता है, केवल मंदी के समय। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी, नहीं। यह सामान्यतः 0 और 1 के बीच धनात्मक रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार उपभोग फलन एक किस प्रकार की धारणा या अवधारणा है? मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक, पूरी तरह से काल्पनिक, केवल राजनीतिक। तो केन्स के अनुसार उपभोग फलन किसकी अवधारणा है? मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक है, क्योंकि हम इसको व्यवहार में भी महसूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। फिर अगला क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी को और बचत की सीमांत प्रवृत्ति मतलब एमपीएस का योग हमेशा कितना होता है? 0, 1, 1 से कम। तो हमने पढ़ा था ना कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, मतलब कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था में बचत फलन को निम्नलिखित में से किस प्रकार दर्शाया जाता है? बचत फलन मीन्स एस को निम्न में से किस प्रकार दर्शाया जाता है? एस बराबर एफ कोष्टक वाई
एस बराबर एफ कोष्टक सी या एस बराबर एफ कोष्टक आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस बराबर एफ कोष्टक वाई। अगला क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालने का सही सूत्र कौन सा है? औसत उपभोग प्रवृत्ति मीन्स APC। तो इसका सूत्र अपन ने क्या पढ़ा था? C/Y। तो इसका सही आंसर क्या होगा? B, C/Y। सॉरी, बी होगा C/Y। आगे देखते हैं, यदि किसी कारणवश समाज में धन का वितरण अधिक समान या इक्वल हो जाए तो कुल उपभोग पर क्या असर होगा? कुल उपभोग बढ़ जाएगा, कुल उपभोग घट जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कुल उपभोग बढ़ जाएगा। क्यों? जब अमीरों से पैसा टैक्स के रूप में लेकर गरीबों में योजनाओं के जरिए बांटा जाता है तो समाज में कुल उपभोग बढ़ता है। इसलिए क्योंकि गरीबों की खर्च करने की प्रवृत्ति अमीरों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए बाजार में पैसा ज़्यादा खर्च होगा। आगे देखते हैं, जब चालू उपभोग चालू आय से अधिक हो तो C>Y हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अति बचत, अप बचत या ऋण बचत, निवेश। तो इसका सही आंसर क्या है? अप बचत। क्यों? क्योंकि इसमें आय से तो ज़्यादा क्या हो रही है? उपभोग हो रहा है। तो इसमें क्या आय का हिस्सा बचाया जा रहा है। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अप बचत या ऋण, मतलब कि क्या होगा? सेविंग नहीं की जा रही है, सेविंग डाउन है ना। या फिर आप जो उपभोग कर रहे हैं उसके लिए आय कम पड़ रही है तो आप क्या करेंगे? ऋण लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा B, अप बचत या ऋण। अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन में उपभोग की औसत प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? इसमें क्या पूछ रहा है कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति मीन्स APC क्या होती है? तो इसके ऑप्शन है, कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात C/Y, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात ΔC/ΔY, और कुल बचत और कुल आय का अनुपात S/Y। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात होता है क्या? MPC, जैसा कि मैंने बताया था C/Y। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उपभोग फलन लॉग रन कंजप्शन फंक्शन में निम्नलिखित में से क्या शून्य होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति या स्वायत्त उपभोग प्रवृत्ति। क्या होता है शून्य? स्वायत्त उपभोग प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था साइमन कुजनेट्स एक शोधकर्ता है ना। जैसे किन्स थे जिन्होंने उपभोग फलन का सिद्धांत किया, वैसे ही साइमन कुजनेट्स से जिन्होंने इनमें कुछ और बदलाव किए थे। तो उनका मानना था कि दीर्घकाल में कोई भी उपभोग स्वायत्त नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय में आय शून्य होना संभव है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक बिना आय के नहीं रह सकते। आपको इनकम का कोई सोर्स तो ढूंढना पड़ेगा, और उपभोग पूरी तरह आय के अनुपात में बदलती है। दीर्घकालीन उपभोग रेखा मूल बिंदु से शून्य होती है, इसलिए इसमें स्वायत्त उपभोग का मान शून्य यानी कि 0 होता है। आगे देखते हैं, आय में बदलाव होने पर भी जो उपभोग स्थिर रहता है, बदलता नहीं, उसे क्या कहते हैं? प्रेरित उपभोग, स्वायत्त उपभोग, अस्थायी उपभोग। तो वो कौन सा उपभोग होगा? स्वायत्त उपभोग। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि स्वायत्त उपभोग वो उपभोग है जो आय के बढ़ने पर भी नहीं बढ़ता और घटने पर भी नहीं घटता। मतलब कि आप अपने उपभोग में और कुछ जैसे एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो स्वायत्त उपभोग है वो उतना का उतना रहेगा, चाहे आपकी इनकम हो चाहे ना हो। इसलिए स्वायत्त उपभोग इसका सही आंसर है, B इसका सही आंसर है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि उपभोग फलन समीकरण C बराबर A + BY है तो इसमें गुणांक B किसको दर्शाता है? APC को, MPS को या MPC को दर्शाता है? तो सही आंसर क्या है? MPC को दर्शाता है। मीन्स इसका क्या है? ये क्या दर्शाता है कि सीमांत MPC क्या दर्शाती है कि
I में परिवर्तन होने से जो उपभोग में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एमपीएस। तो बी क्या दर्शाता है, एमपीसी को दर्शाता है, सॉरी एमपीएस को नहीं दर्शाता, एमपीसी को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, एमपीसी को दर्शाती है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं एक और नया टॉपिक लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।